क्या चल रहा है? हम्म? सीकर सीकर पढ़ा था, है ना? सीकर सीकर संभाग। सीकर संभाग में नए जिले केवल कितने थे? एक। आज आप पढ़ेंगे कौन सा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग हम पढ़ेंगे आज। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए आप, उदयपुर संभाग। यानी आज चलेगा कौन सा? उदयपुर संभाग। ये हेडिंग बनाओ, उदयपुर संभाग। ये हेडिंग बना लीजिए, उदयपुर संभाग के विषय में आप जानेंगे। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग, है ना? उदयपुर संभाग। अब देखिए, उदयपुर संभाग, सबसे पहली बात तो ये जो संभाग है उदयपुर संभाग, क्या ये पहले से ही था या बाद में बना है? फटाफट बताइए। उदयपुर संभाग मूल रूप से था क्या? प्रारंभ में जो संभाग बने थे उन प्रारंभिक संभागों में था। बताइए, मूल रूप से 30 मार्च 1949 को, यानी प्रारंभ में जब 5 संभाग बने तो उन 5 संभागों में कौन कौन से संभाग थे? जयपुर संभाग था, जोधपुर संभाग था, बीकानेर संभाग था, कोटा संभाग था और उदयपुर संभाग था। कोटा और कौन सा? उदयपुर। तो सबसे पहली बात, इस संभाग की हम स्थापना की बात करें कि इस संभाग की स्थापना कब हुई है, लिखते चलिएगा साथ में ही आप। इस संभाग की स्थापना हुई है कब? तो 30, याद रखना कितने को? मार्च, 30 मार्च 1900 कितने को हुई है बताओ? 49 को। यानी इस संभाग की क्या हुई? स्थापना हुई। आपसे पूछेगा कि उदयपुर संभाग की स्थापना कब हुई, तो 30 मार्च 1949 को। और याद रखना, ये जो संभाग है ये प्रारंभिक कितने संभागों में शामिल है? तो प्रारंभिक, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि प्रारंभिक कितने? 5 संभागों में शामिल था। ये प्रारंभिक 5 संभागों में शामिल, यानी प्रारंभिक कितने संभाग? 5। उनमें क्या है? ये शामिल है। प्रारंभ में संभाग कितने बने थे? 5 संभाग बने। अब जब 5 शुरू में संभाग बने तो उन संभागों में इसे काउंट किया गया था, है ना? उनमें शामिल था। अब बात आती है कि ये जो संभाग है कौन सा? उदयपुर संभाग। इस संभाग में याद रखना, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उदयपुर संभाग में वर्तमान में शामिल जिले कितने हैं? वर्तमान में संभाग में शामिल जिले कितने जिले हैं बताएंगे आप? तो वर्तमान में इस संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? क्योंकि अब जिले बढ़ चुके हैं, स्थितियां बदल गई हैं, तो वर्तमान में याद रखें इस संभाग में 5 जिले शामिल हैं। यानी वर्तमान में कितने जिले उदयपुर संभाग में शामिल हैं? तो कितने जिले होंगे? 5। अब कौन कौन से वो 5 जिले हैं, तो किस तरह हम याद रखेंगे? तो देखें, यहाँ आपको ये इनकी एक ट्रिक लगानी होगी। यानी इस ट्रिक को हम आराम से याद रख सकते हैं। तो वो 5 जिले जो हैं वो कौन कौन से 5 जिले हैं, देखिएगा कौन कौन से 5 जिले हैं। तो पांचों जिलों को हम किस तरह याद रखेंगे? यानी किसी ने कहा कि सभी सभी ऊंची राजगद्दी लो। किसी ने क्या कहा कि सभी क्या करो? सभी, इस तरह से कहा किसी ने कि सभी ऊंची ऊंची क्या? राज गद्दी। सभी कैसी गद्दी? ऊंची राज गद्दी लो। इस तरह से याद रखना, आराम से हम बता सकते हैं कि ये 5 जो जिले हैं, यानी उदयपुर संभाग में आने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो किस तरह आप याद रखोगे पांचों जिलों को? इस तरह हम पांचों जिलों को याद रख सकते हैं। याद रखें इस ट्रिक से। यानी किसी ने क्या कहा कि सभी कैसी गद्दी लो? ऊंची गद्दी लो, है ना? अब देखो किस प्रकार से याद रखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1,
ये से, और से आप जिला बनाओगे कौन सा, सलूम्बर जिला बनाओगे। से जिला कौन सा बनेगा, सलूम्बर जिला। याद रखें सलूम्बर ये वर्तमान में एक जिला बन चुका है। कौन सा जिला दोस्तों, सलूम्बर जिला। तो सलूम्बर जिला जो नया जिला है उदयपुर से अलग किया गया है, किस संभाग के अंतर्गत आता है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिएगा ये हो गया कौन सा, भी से क्या बन जाएगा, भीलवाड़ा। इससे आप नोट कर लीजिए भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला जो पहले से ही जिला है भीलवाड़ा, वो भी किस संभाग में आएगा, उदयपुर संभाग में आएगा। और थर्ड नंबर पे फिर आप इससे बनाओगे क्या, ऊ। अब ऊ से हम कौन सा जिला बनाएंगे, तो ऊ से आपका जिला हो जाएगा कौन सा, उदयपुर जिला। याद रखें कौन सा, उदयपुर जिला। ये किससे बनाओगे बताओ, ऊ से। यानी उदयपुर जिला हो गया, एक हो गया सलूम्बर, है ना, भी से क्या बना, भीलवाड़ा, ऊ से क्या बन गया, उदयपुर जिला। नेक्स्ट देखिएगा आप नंबर 4, नंबर 4 पे आ जाइए। फिर हमारा ये हो गया क्या, ची। और ची से कौन सा जिला आप बनाओगे, तो ची से अपना जिला बन जाएगा दोस्तों कौन सा, चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला अपना हो गया। इस तरह से जिलों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब आ जाइए आप 5वें नंबर पे। फिर आ गया आपका कौन सा, ये राज। कौन सा आ गया, राज। और राज से हम जिला बनाएंगे कौन सा, राजसमंद। यानी इससे आप कौन सा जिला बनाओगे, राजसमंद जिला। तो याद रखें ये इस प्रकार से 5 जिले आते हैं किसमें, जोधपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5। तो एक बार देख लीजिए आप, उदयपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना 30 मार्च 1900 कब हुई थी, 49 को हुई थी। ये प्रारंभिक 5 संभागों में शामिल था। यानी प्रारंभ में 5 संभाग बने, उन 5 संभागों में ये क्या था, शामिल था। आप मुझे बताएंगे जब प्रारंभ में 5 संभाग बने उस समय सीएम कौन थे राजस्थान के, हीरालाल शास्त्री। तो ये 5 जो संभाग बने हैं इस समय राजस्थान के क्या सीएम कौन थे, तो वो थे कौन, हीरालाल। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। यानी हीरालाल शास्त्री। ये याद रखें उस समय राजस्थान के क्या थे, सीएम थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के उस समय क्या थे, सीएम थे। उस टाइम ये आपके बने थे 5 संभाग, उन्हीं संभागों में उदयपुर संभाग शामिल था। अब वर्तमान में शामिल जिले, यानी उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, तो 5 जिले शामिल हैं। इन 5 जिलों को किस तरह याद रखोगे, तो सभी ऊंची राज गद्दी लो। आराम से याद रख सकते हैं, ट्रिक ज्यादा कठिन भी नहीं है। सभी ऊंची राज गद्दी लो। यानी एक तो आपका क्या हो गया, ये सभी में क्या हो गया, एक तो हो गया ये से। यानी एक तो इससे बनाओगे आप से, है ना। एक तो किससे बनाओगे, से बनाओगे, ये हो गया। उसके बाद भी से, उसके बाद ऊ से, फिर ची से, और फिर राज से। इस तरह से हम 5 क्या बना सकते हैं, जिले। तो अब इन जिलों में देखिएगा, इन 5 जिलों में ये जो जिले हैं ये तो कैसे जिले हैं, पुराने जिले हैं। 5 में ये तो कैसे जिले हैं, पुराने जिले हैं, पुराने समय के जिले हैं। इनमें नवीन जिला कौन सा है बताएं, तो याद रखें ये कैसा जिला है, नवीन जिला है। यानी नवीन जिला कौन सा है इनमें, तो ये। तो आपको उदयपुर संभाग में सलूम्बर पढ़ना है। और सलूम्बर बताएंगे किससे अलग हुआ है, सलूम्बर किससे अलग हुआ है, तो सलूम्बर जो जिला अलग हुआ है वो किससे हुआ है बताओ, उदयपुर से। किससे अलग हुआ है, तो उदयपुर से सलूम्बर को क्या किया गया है, अलग किया गया है। यानी सलूम्बर जो बनाया गया है वो किससे अलग किया गया है, उदयपुर से अलग किया है। तो इतना आप टोटल उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक को, है ना। उतारिए फटाफट से। उदयपुर संभाग आप पढ़ रहे हैं, उदयपुर संभाग
जो कि मूलत संभागों में यानी प्रारंभिक 5 संभागों में उदयपुर संभाग क्या था, शामिल था। और जिस समय उदयपुर संभाग बना उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, हीरालाल। हीरालाल कौन थे, शास्त्री थे। नवी 5 वर्तमान में उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सभी ऊंची राजगद्दी लो, सभी ऊंची क्या लो, राजगद्दी लो। इस तरह से आप 5 संभागों को याद रख सकते हैं। से बना सलूम्बर, भी से बना भीलवाड़ा, ऊ से बना उदयपुर, ची से बना चित्तौड़गढ़, राज से राजसमंद। ये 5 जिले जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत गिने जाते हैं, इन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। भविष्य में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें क्या करेगा, वो एक जिला इनमें से हटा देगा। अभी आप देख रहे हैं बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है, और उसके बाद डूंगरपुर है, और उसके बाद क्या है, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनका एक अलग से क्या बन गया है, संभाग बन गया है। देखिएगा इधर मैं बता देता हूं आपको, अलग से एक संभाग बना है, कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या बना है दोस्तों, संभाग बना है, बांसवाड़ा संभाग। और बांसवाड़ा संभाग जो बना है, इस संभाग में जिले कितने जोड़े गए हैं, तो इस संभाग में याद रखना 3 जिले जोड़े गए हैं। यानी बांसवाड़ा जो वर्तमान में संभाग बना है, उस संभाग में कितने जिले जोड़े गए हैं, 3 जिले जोड़े गए हैं। अब कौन कौन से वो 3 जिले इस बांसवाड़ा संभाग में जोड़े गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। बांसवाड़ा संभाग में 3 जो जिले जोड़े हैं, तो एक तो आपका जिला यही हो गया, कौन सा, बांसवाड़ा हो गया दोस्तों, एक तो यही हो गया बांसवाड़ा। एक हो गया अपना कौन सा, तो डूंगरपुर जिला हो गया, एक कौन सा हो गया, डूंगरपुर हो गया। और अगला आपका कौन सा हो गया, प्रतापगढ़ जिला हो गया, प्रतापगढ़। इस तरह से ये बांसवाड़ा संभाग कौन से नंबर का संभाग है, ये तो 8वां संभाग बना है। पहले 7 थे ना, पहले 7 संभाग थे, अब 8वां, 9वां और 10वां संभाग ये बने हैं, तो 8वें नंबर का दर्जा इसको मिला है बांसवाड़ा को। अब यहाँ से वो एक सवाल हमसे पूछ लेगा, इस तरह से सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता है कि देखो चित्तौड़गढ़ जो है वो तो उदयपुर में आता है। अब चित्तौड़गढ़ से ही अलग हुआ था किसी समय में, कौन सा जिला, प्रतापगढ़, 2008 में बना था। तो प्रतापगढ़ याद रखें उदयपुर संभाग में नहीं आता, बल्कि किस में आता है, बांसवाड़ा संभाग में आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है टोटल, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला, सलूम्बर जिला। तो सलूम्बर जिला पढ़ेंगे। अब आगे हेडिंग बना लीजिए सलूम्बर जिले की, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा जिला, सलूम्बर जिला। ये जिला हमें पढ़ना है सलूम्बर। तो देखेंगे यहाँ पढ़ रहे हैं हम सलूम्बर जिला, ये आप हेडिंग बनाए सलूम्बर, सलूम्बर क्या जिला। इस जिले के बारे में आप पढ़ रहे हैं सलूम्बर जिला। सलूम्बर जिला कब बना, किस तरह से बना, किससे अलग होके बना, किससे अलग होके बना, कब इसकी स्थापना हुई, और कितने इसमें उपखंड हैं और कितनी इसमें तहसील हैं। तो ये सलूम्बर जिले के विषय में आप जानेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, जो सलूम्बर जिला है याद रखना, ये किससे अलग हुआ है, यानी अलग किससे हुआ है। तो सलूम्बर जिला दोस्तों अलग हुआ है किससे, उदयपुर से अलग हुआ है। किससे, उदयपुर, उदयपुर से। यानी उदयपुर का पुनर्गठन करके इसको बनाया गया, किसको, सलूम्बर को। सलूम्बर जो जिला बना है वो पुनर्गठन किसका करके बनाया है, उदयपुर का। अब बात आती है कि ये जो सलूम्बर है, इस सलूम्बर जिले का याद रखें गठन कब किया गया, यानी इस जिले का दोस्तों गठन कब किया गया। तो सलूम्बर का गठन कब हुआ, 7 अगस्त कब किया गया,
7 अगस्त 2000 कितने को 23 को 7 अगस्त 2023 को सलूम्बर जिले का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखें सीएम कौन थे, यानी किस मुख्यमंत्री द्वारा ये काम किया गया। तो उस समय 2023 में तत्कालीन सीएम कौन थे, तो सीएम हो जाएंगे कौन, अशोक गहलोत, यानी अशोक क्या, गहलोत। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी इनके द्वारा ये नए जिले बनाए गए थे। और कितने नए जिले इनके द्वारा बनाए गए, तो वो थे कितने, 19, उनमें ये काउंट था। तो सलूम्बर जिला आप पढ़ रहे हैं, सलूम्बर जिला उदयपुर से अलग हुआ है। इसका गठन 7 अगस्त 2000 कितने को किया गया है, 23 को किया गया है। उस समय सीएम कौन थे, तो सीएम कौन थे, अशोक गहलोत थे। सीएम कौन थे उस समय, अशोक गहलोत थे। दूसरा एक अशोक गहलोत ये सीएम थे। देखो सलूम्बर जो जिला है इसे हम कैसा जिला मानेंगे, याद रखें। तो सलूम्बर एक अंतःवर्ती जिला है। कैसा जिला है ये, सलूम्बर, याद रखें अंतःवर्ती। सलूम्बर अंतःवर्ती क्या है, जिला। अंतःवर्ती जिला आप जानते हैं किस जिले को कहा जाता है, किसको कहते हैं अंतःवर्ती जिला, यानी ऐसा जिला जिसकी कोई ना तो अंतरराज्यीय सीमा लगती है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी जो किसी भी सीमा पर नहीं आता है। मेरा मतलब है ना ही तो किसी अन्य राज्य से की सीमा पर आ रहा है और ना ही किसी राष्ट्र की सीमा पर आ रहा है। जो भी बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर के जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो इस पे कहीं भी बॉर्डर पे नहीं आ रहा है, अंदर है ये, इसीलिए इसे क्या कहेंगे आप, अंतःवर्ती जिला कहेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको नीम का थाना में बताया कि उसकी सीमा हरियाणा से लगती है। इस तरह अगर हम देखें तो सलूम्बर की सीमा किसी से नहीं लगती, यानी सलूम्बर एक कैसा जिला है, तो सलूम्बर कैसा जिला है, अंतःवर्ती जिला है। चलो ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं सलूम्बर जो जिला है, याद रखें इस सलूम्बर जिले में किसकी बात कर रहा हूं मैं, सलूम्बर की। तो सलूम्बर जो जिला है इसके पड़ोसी जिले कितने हैं, यानी सलूम्बर के पड़ोसी कितने हैं, कितने पड़ोसी जिले हैं सलूम्बर के। तो सलूम्बर के हम पड़ोसी जिलों को अगर देखें तो याद रखें इसके पड़ोसी जिले कितने हैं। तो देखिएगा सलूम्बर के पड़ोस में यहाँ से इस तरह से और यहाँ तक अगर हम देखें तो ये सीमा लगती है किसकी, उदयपुर की। किसकी सीमा लगती है बताओ, उदयपुर की सीमा लगती है। यानी सलूम्बर के पड़ोस में एक उदयपुर जिला हो गया सर। उदयपुर के बाद में फिर आप यहाँ से देखोगे आगे तो इस तरह ये हो जाएगा अपना कौन सा, ऐसे ये हो गया डूंगरपुर। कौन सा जिला हो जाएगा, तो डूंगरपुर से इसकी सीमा लगती है, यानी डूंगरपुर इसका क्या है, पड़ोसी है। कौन है, डूंगरपुर। उसके बाद में देखिएगा और पड़ोसी कौन आएगा, फटाफट बताइए। तो इसके बाद में इसका पड़ोसी आ जाएगा इधर से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा दोस्तों कौन, चित्तौड़गढ़। इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिला इसका पड़ोसी जिला है। और यदि आप बाकी के इधर से अगर देखोगे इस हिस्से में, तो इधर से इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, प्रतापगढ़। पड़ोसी कौन होगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, याद रखें। यहाँ आएगा आपका क्या, प्रतापगढ़। पड़ोस में क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़। तो इस तरह से ये जो सलूम्बर जिला है इसकी चारों तरफ से सीमा पर, यानी मेरा मतलब है पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो सलूम्बर के याद रखना पड़ोसी जिलों की बात करें तो कितने पड़ोसी जिले हैं बताओ। सलूम्बर के पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें तो इसके याद रखना पड़ोसी जिले हैं कितने, 4। तो पड़ोसी जिले पूछ लिए जाएं तो उत्तर क्या दोगे, 4 पड़ोसी जिले हैं किसके, सलूम्बर के। अब 4 जो सलूम्बर के पड़ोसी जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उदयपुर है सर। उदयपुर के बाद में क्या आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया। चित्तौड़गढ़ के बाद में क्या आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर आ गया। लेकिन याद रखना बांसवाड़ा इसका पड़ोसी जिला नहीं है।
यानी इसकी सीमा बांसवाड़ा से नहीं लगती है, केवल किससे लगती है, केवल सीमा किससे लगती है, डूंगरपुर से सीमा लगती है। ठीक है, तो ये 4 इसके हो जाएंगे कैसे जिले, पड़ोसी जिले। अब इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं, देखें आगे ये जो है सलूम्बर, सलूम्बर को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं तो देखेंगे आप। सलूम्बर जो जिला है, याद रखें इस सलूम्बर में कितनी तो तहसील है और कितने इसमें क्या है, उपखंड है। यानी तहसीलें कितनी है और उपखंडों की संख्या कितनी है। तो सलूम्बर में कितनी तहसील और कितने उपखंड है, बताएगा आप में से कोई, कितने उपखंड हैं और कितनी सलूम्बर में तहसील है। तो सलूम्बर में याद रखिएगा उपखंडों की अगर हम बात करें तो इसमें उपखंड कितने हैं, बताओ फटाफट। सलूम्बर में कितने उपखंड हैं, तो उपखंड हैं इसमें कितने, 4। और तहसीलों की अगर बात करें तो इसमें तहसीलें कितनी होंगी दोस्तों, तो तहसीलों की संख्या है कितनी, 5। यानी उपखंड कितने हैं, 4 हैं और तहसीलें इसमें कितनी है बताओ, तहसीलें इसमें कितनी है, 5। यानी उपखंडों की संख्या कितनी है सर, 4 उपखंड है। तहसीलों की हम बात करें तो कितनी तहसील इसके अंदर है, 5। 5 तहसील 4 उपखंडों वाला है अपना कौन, सलूम्बर, सलूम्बर है ना। इसके बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट बिंदु, अब इसमें कौन कौन से वो उपखंड हैं, तो कौन कौन से हैं, तो एक उपखंड तो आपका यही हो गया, कौन सा, सलूम्बर उपखंड हो गया, एक तो यही हो गया सलूम्बर। उसके बाद में से ही बनने वाले हैं ज्यादातर। सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में कौन सा होगा बताओ, सलूम्बर के बाद में दूसरा आ जाएगा क्या, सराडा। एक अपना कौन सा आ गया दोस्तों, सराडा आ गया। सराडा के बाद में सलूम्बर हो गया, सराडा आपका हो गया। और फटाफट से बताइए कौन कौन से इसमें आएंगे, सलूम्बर है, सराडा है, सलूम्बर है, सराडा है। अगला आपका हो जाएगा सेमारी, कौन सा हो जाएगा, सेमारी, सेमारी याद रखिएगा, सेमारी। यानी सलूम्बर है, सराडा है, सेमारी है, सेमारी है। एक और बताओ फटाफट से बताइए, सलूम्बर, सराडा, सेमारी। नहीं आता है, कोई बात नहीं। अगला देखिए नेक्स्ट, आपने एक पठार का नाम तो सुना होगा, लसाड़िया का पठार, नाम सुना है ना, लसाड़िया का पठार। तो अगला हो जाएगा कौन सा, लसाड़िया, कौन सा हो जाएगा, लसाड़िया हो जाएगा, याद रखें ये आपका हो गया लसाड़िया। इस तरह से ये इसमें क्या हो गए, उपखंड हो गए दोस्तों, ये उपखंड हो गए। अब बात आती है कि भाई इस उपखंड में कौन सी तहसील आती है, इस उपखंड में कौन सी तहसील आती है, और इस उपखंड में तहसील कौन सी है, और इस उपखंड में दोस्तों तहसील कौन सी है। यानी किस उपखंड में कौन सी तहसील आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सलूम्बर जो है, इसमें एक तो आपकी सलूम्बर तहसील आएगी, सलूम्बर में एक तो कौन सी तहसील आएगी, सलूम्बर में एक तो हो जाएगी कौन सी, सलूम्बर तहसील, सलूम्बर, लो जी। और दूसरी हो गई कौन सी, झल्लारी, एक तहसील का नाम क्या है, झल्लारी। इस तरह से सलूम्बर उपखंड में तहसीलें कितनी हो गई, 2। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला, सराडा में, सराडा में आपकी हो जाएगी 3rd नंबर वाली कौन सी, सराडा, सराडा में सराडा तहसील आने वाली है। 4थे नंबर पे सेमारी, याद रखें सेमारी में सेमारी तहसील आएगी, सेमारी उपखंड में कौन सी तहसील, सेमारी। और लसाड़िया उपखंड के अंतर्गत कौन सी तहसील आएगी, तो लसाड़िया ही आएगी दोस्तों, लसाड़िया, है ना। इस तरह से याद रखना, ये सलूम्बर उपखंड में सलूम्बर और झल्लारी 2 तहसील आती हैं, बाकी के तो ये के यही नाम है। अब याद कैसे रखेंगे, 3 तो से पे ही है, सलूम्बर, सराडा, सेमारी, सलूम्बर, सराडा, सेमारी।
सलूम्बर किससे मारी? सराडा से मारी। सलूम्बर को किससे मारा गया था? सराडा लेकर के, है ना। सराडा यानी एक डंडे की तरह कोई हथियार लिया गया। तो सलूम्बर सराडा से मारी। सलूम्बर किससे मारी? सराडा से मारी, है ना। लसाड़िया उसकी तो हड्डी पसली तोड़ दी। क्या बना दिया? लसाड़िया बना दिया मार मार के। तो सलूम्बर सराडा से मारी लसाड़िया। इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। तो ये उपखंड हो गए और ये इसकी क्या हो गई? तहसील। ठीक है। तो ये आप पढ़ रहे हैं सलूम्बर जिला अलग हुआ है उदयपुर से, गठन हुआ है 7 अगस्त 2023 को। सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। इसके पड़ोसी जिले बोले 4 हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। यानी बांसवाड़ा इसका पड़ोसी जिला नहीं है। अब इसमें उपखंड कितने हैं सर? 4 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 2 हैं। उपखंडों में सलूम्बर, सराडा, सेमारी, लसाड़िया। और बात करें हम किनकी तहसीलों की, तो सलूम्बर, झल्लारी, सराडा, सेमारी, लसाड़िया। इस तरह से ये 5 क्या हो गई? तहसील। आराम से याद रख सकते हैं। इसकी कोई ना ही तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही अंतरराज्यीय सीमा लगती है। यानी ये कैसा जिला है? तो अंतर्वर्ती जिला है। याद रखें, कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला के अंतर्गत ये शामिल होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका जीके क्या है, क्या क्या चीजें इसमें बनने वाली हैं। वैसे सलूम्बर का ज्यादा इतिहास नहीं है, कम इतिहास है सलूम्बर का। तो देखिए, देखते हैं कि सलूम्बर के अंतर्गत क्या क्या जीके बनेगा। तो सबसे पहले देखें नंबर 1, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट करते हैं चर्चा। जितना जीके इसके अंतर्गत बनने वाला है, जितना जीके इसके अंतर्गत बनने वाला है उसकी करते हैं चर्चा। तो आप देखेंगे क्या क्या जीके इसके अंतर्गत बनेगा। इसके अंतर्गत जो जीके आएगा, एक मिनट देखो, देखिएगा। तो क्या जीके इसके अंतर्गत आएगा? तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं जय जय संबंध, जय संबंध क्या? झील। जय समन झील याद रखें, जय समन झील। जय समन झील ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। जय समन झील जो राजस्थान में मीठे पानी की, और वो भी कैसी? कृत्रिम झीलों में। प्राकृतिक तो किसको बताते हैं? पुष्कर। राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पुष्कर है, लेकिन कृत्रिम झील की बात करें तो कौन सी है? जयसमंद। ये जयसमंद झील याद रखें, वर्तमान में उदयपुर जिले में नहीं है। उदयपुर की आन बान शान चली गई सलूम्बर में। उदयपुर की आन बान शान है, कहाँ चली गई है? सलूम्बर में चली गई है ना। बड़ा दुख होगा उदयपुर के निवासियों को, पर खैर कोई बात नहीं है। सलूम्बर वालों को खुशी भी तो है कि ये एक अच्छा पर्यटन स्थल, एक तरह का समुद्र जिसे कहा जाता है, एक बड़ी झील। और वो जयसमंद झील अपने कहाँ है? सलूम्बर में है। तो याद रखें, सलूम्बर में वर्तमान में ये झील आ चुकी है, सलूम्बर में। तो सबसे पहले तो ये हमें याद रखना है कि ये झील किस जिले में है? सलूम्बर जिले में है। सलूम्बर में, सलूम्बर यहाँ जिला लिखें, क्योंकि ये लिखोगे तभी इसमें याद होगा। सलूम्बर में है ना। अब देखते हैं जयसमंद झील के विषय में। तो जयसमंद झील जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं जयसमंद झील की। तो देखें जयसमंद झील के बारे में सबसे पहले इस झील के निर्माण को लेके दोस्तों करते हैं चर्चा। यानी जयसमंद झील का निर्माण कब से कब तक किया गया। तो याद रखना दोस्तों, 1687 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1600 कितने तक? 91, यानी 1691 तक इसका कार्य कंप्लीट हो गया। तो 1687 से 91 तक। और आपको पता है कि 1680 में इस मेवाड़ क्षेत्र के राजा कौन बने थे? 1680 में मेवाड़ क्षेत्र के राजा बने थे कौन? जय सिंह। यानी राज सिंह के बाद में राज सिंह 1652 से 80 तक राजा रहे, और फिर बने थे कौन? जय सिंह।
तो उन्हीं के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण। तो किसके द्वारा बताओ इसका निर्माण करवाया गया, निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता याद रखें हो जाएंगे दोस्तों कौन, जय सिंह। कौन थे, जय सिंह। अब ये सवाई जय सिंह नहीं है क्योंकि ये तो सिसोदिया थे, तो जय सिंह, राजा जय सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ये जो झील है, इस झील को किस उपनाम से भी पुकारा जाता है, यानी झील का मूल नाम जो था वो क्या था, तो दोस्तों झील को याद रखें ढेवर झील। किस नाम से, ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जानी जाती है, ढेवर झील के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी झील, जयसमंद झील। आगे देखते हैं जयसमंद झील के विषय में। तो देखिए ये जो जयसमंद झील है साथियों, ये ढेवर झील के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट बिंदु समझिए, यह गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई थी। किस नदी के, गोमती नदी के, गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई थी। गोमती नदी के जल को, गोमती नदी के जल को रोक कर बनाई गई, रोक कर दोस्तों बनाई गई। कौन सी झील, जयसमंद झील। यानी जयसमंद झील किस नदी के जल को रोक कर बनाई गई, तो गोमती नदी के जल को रोक करके बनाई गई। कौन सी झील, जयसमंद झील। जयसमंद जो झील है याद रखिएगा, इस झील की बहुत सारी विशेषताएं, जयसमंद झील की बहुत सारी विशेषताएं। क्या विशेषताएं, सबसे पहली बात कि ये राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक या कृत्रिम कृत्रिम झील है ना। तो ये इसकी विशेषता है कि राज्य में यह राज्य में मीठे पानी की, राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। याद रखना प्राकृतिक झील अगर पूछी जाए कि राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील राज्य में है ना, और कैसी दोस्तों, मीठे पानी की। कैसी, मीठे पानी वाली। राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर प्राकृतिक की बात की जाए, प्राकृतिक, प्रकृति के धरातलीय संरचना ही कुछ ऐसी है स्वतः ही, क्योंकि ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी। तो कौन सी थी वो ज्वालामुखी उद्गार वाली, पुष्कर झील। याद रखना पुष्कर झील। तो प्राकृतिक झीलों में अगर पूछा जाए मीठे पानी की राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तब तो आपका जवाब क्या होगा, पुष्कर झील। और राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी कैसी झील दोस्तों, कृत्रिम झील की अगर बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा, जयसमंद झील। दोनों ही सवाल अलग अलग तरह के हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला पॉइंट देखिए आप, ये जो जयसमंद झील है याद रखें, इस जयसमंद झील में 7 क्या हैं दोस्तों, टापू हैं। यानी इस झील में कितने टापू हैं, तो 7 टापू हैं। कितने टापू हैं बताएंगे, 7 टापू हैं। जयसमंद झील में 7 टापू स्थित हैं। अब देखो 7 टापू जो जयसमंद झील में हैं दोस्तों, उन 7 टापुओं में से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 7 जो जयसमंद झील में टापू हैं उनको लेके भी सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। यानी इन 7 टापुओं को लेकर भी 4 प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इन टापुओं पर किनका निवास है, यानी किनका निवास है। तो याद रखना यहाँ कौन कौन सी जनजाति रहती है, 7 टापुओं पर कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील के टापुओं पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो दोस्तों यहाँ भील एवं मीना जनजाति का क्या है, निवास है। यानी किनका निवास है, भील है ना, प्लस क्या, मीना। तो भील एवं मीना जनजाति के लोग ही इन पर निवास करते हैं। भील और क्या,
मीना, ये आपको याद रखना है। दूसरा, सबसे बड़े टापू का अगर नाम पूछे, सबसे बड़ा टापू दोस्तों कौन सा है, तब आपका जवाब होगा बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। जैसमंद झील में स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, तो क्या जवाब दोगे, बाबा का भांगड़ा। ये जैसमंद झील के 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे की अगर हम बात करें कि सबसे छोटा टापू दोस्तों कौन सा है, तो सबसे छोटा टापू हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्यारी। सबसे छोटे का नाम क्या होगा दोस्तों, प्यारी। ये बहुत ज्यादा प्यारा है, प्यारी। लेकिन याद रखना, इस झील में एक और टापू है जिसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका नाम है बाबा का मगरा। कौन सा टापू है, बाबा का मगरा। और बाबा का मगरा टापू को लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। बाबा का मगरा जो टापू है, इस पर क्या बना हुआ है दोस्तों, इस पर याद रखना आइसलैंड क्या बना हुआ है, आइसलैंड। इस पर आइसलैंड ऑफ रिसोर्ट होटल बना हुआ है, होटल है ना। इस पर आइसलैंड ऑफ रिसोर्ट होटल क्या बना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये जयसमंद झील के 7 टापुओं की मैंने आपसे क्या की है, चर्चा की है। यानी जयसमंद झील के कितने टापू, 7। अब आगे देखते हैं, जो जयसमंद झील है उसमें टापुओं की बात करें तो कितने हैं, 7 हैं। लेकिन जयसमंद झील का कुछ यहाँ हम जानते हैं जीके, जयसमंद झील का यहाँ कुछ जीके जानते हैं। तो देखिए, ये जो जयसमंद क्या है, झील है, जयसमंद झील को लेके और क्या क्या सवाल बनेंगे। 7 टापू हैं तो चलो ठीक है, लेकिन इसी जयसमंद झील में याद रखना 6 कलात्मक क्या हैं दोस्तों, छतरियां। 6 कलात्मक क्या स्थित हैं, छतरियां। किस झील में है बताओ, छतरियां जयसमंद झील में है। इस झील में कितनी कलात्मक छतरियां हैं, तो इसमें 6 कलात्मक क्या है, छतरियां हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, 6 कलात्मक क्या है इसमें, छतरियां। नेक्स्ट देखें, इसमें प्राचीन स्तंभ भी हैं। इस झील में प्राचीन क्या है, स्तंभ हैं। और दोस्तों, इन प्राचीन स्तंभों को याद रखना क्या कहा जाता है, इन प्राचीन स्तंभों को कहा जाता है औंधिया। क्या कहा जाता है, ये जो प्राचीन स्तंभ है वो कहलाते हैं क्या, औंधिया। औंधिया के नाम से जाने जाते हैं, औंधिया। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जयसमंद झील में स्थित प्राचीन जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, औंधिया कहा जाता है। 6 कलात्मक छतरियां हैं, प्राचीन स्तंभ औंधिया कहलाते हैं। आइए आगे जानते हैं इसी के बारे में। देखिए नेक्स्ट, ये जयसमंद जो झील है दोस्तों, इस झील को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो देखिए जानते हैं। जयसमंद झील से नहरें कितनी निकाली गई हैं, तो याद रखना जयसमंद झील से नहरें निकाली गई हैं कितनी, 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर का नाम है क्या, श्यामा। एक नहर का नाम है श्यामा, यानी श्यामपुर नहर। और एक नहर का नाम है भाटा, यानी भाटपुर के लिए जाती है। इन्हें हम श्यामपुर और भाटपुर नहर भी कह देते हैं। श्यामा नहर को श्यामपुर और भाटा नहर को भाटपुर नहर भी कहते हैं। ये नहरें सर कब निकाली गई, तो ये 1900 कितने में, 50 ईस्वी में निकाली गई। 1900 कितने में निकाली गई बताएंगे आप, 1950 ईस्वी में ये नहरें निकाली गई सिंचाई हेतु, है ना। तो ये याद रखें, हाँ, 2 इसमें प्रमुख क्या है, नहरें हैं। इस तरह से ये क्या है, इसमें टापू हैं। जयसमंद झील के ही हम बात करें किनारे,
तो झील के किनारे आपको पता है कि इसके किनारे एक महल बना हुआ है। इस झील के किनारे क्या बना हुआ है दोस्तों? एक महल बना हुआ है। कौन सा महल है? तो जिस चित्रित क्या कहा जाता है जिसे? चित्रित हवा महल। क्या कहा जाता है? चित्रित हवा महल कहा जाता है। अच्छा, जयसमंद जो झील है, इस झील के याद रखना पूर्वी भाग में, जयसमंद झील के कौन से भाग में? पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो इसके पूर्वी भाग में जयसमंद क्या है दोस्तों? इसके पूर्वी भाग में क्या है? तो देखिएगा पूर्वी भाग में क्या है? जयसमंद। जयसमंद क्या बना हुआ है? जयसमंद पूर्वी भाग में जयसमंद क्या है? तो अभयारण्य स्थित है साथियों। जयसमंद क्या है? अभयारण्य स्थित है। और ये जो जयसमंद अभयारण्य है, इस अभयारण्य को पता है क्या कहते हैं? इस अभयारण्य को कहा जाता है जलचरों की बस्ती। क्या कहते हैं? जलचरों की, जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में यह अभयारण्य भी कहाँ आ गया है बताओ? यह अभयारण्य भी सलूम्बर जिले में आ गया है। यानी जयसमंद अभयारण्य वर्तमान में सलूम्बर जिले में आ गया है। किस में आ गया है? सलूम्बर जिले में आ गया है। ठीक है। इसी के पास में लसाड़िया का पठार है। कटाबटा किसका पठार? लसाड़िया का पठार भी है इसी के पास में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, याद रखते चलें। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा, देखिएगा। देखो, और ये जयसमंद झील सलूम्बर जिले में है। निर्माण कब हुआ बताएं आप फटाफट? इसका निर्माण कब हुआ? तो निर्माण कब हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ इसका कब? 1600 कितने से 87 से 91 तक। निर्माता कौन थे सर? तो इसके निर्माता थे जय सिंह। इस झील को, बहुत अच्छा सवाल है, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी इसे जानते हैं? ढेबर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? ढेबर झील, याद रखना। अगला बिंदु देखिएगा आप, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, ढेबर झील के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अब आते हैं हम अगले स्टेप पर। देखिए और क्या क्या चीजें इसके विषय में हमने पढ़ी हैं। तो गोमती नदी के जल को रोक करके बनाई गई थी। यह राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी कैसी झील है बताओ? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील में 7 टापू हैं, जिन पर कौन सी जनजाति? भील और मीना जनजाति के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। सबसे बड़े टापू को क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा टापू याद रखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे को क्या कहते हैं? प्यारी। सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। और बाबा का मगरा नामक एक टापू है दोस्तों, बाबा का मगरा। इस पर क्या बना हुआ है? आइसलैंड ऑफ रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है। कौन से टापू पर है? बाबा का मगरा। इस पर आइसलैंड ऑफ रिसोर्ट होटल बना हुआ है। अच्छा, ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कैसी झील है? कृत्रिम झील है। लेकिन राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी अगर पूछी जाती है दोस्तों, कैसी? प्राकृतिक झील पूछी जाती है, तब पता है हमारा उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक झील अगर पूछी जाए तब आप जवाब क्या देंगे? प्राकृतिक झील कौन सी? क्या हो गया? पुष्कर है ना। प्राकृतिक झील कौन सी बताओगे? पुष्कर। यानी प्राकृतिक झीलों की अगर हम बात करें तो पुष्कर आपको बतानी होगी। ये क्योंकि इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ, जो आगे पढ़ेंगे आप। अच्छा, इस झील में बताओ कितनी कलात्मक छतरियां हैं? तो इसमें 6 कलात्मक क्या हैं? छतरियां हैं। प्राचीन स्तंभ क्या कहलाते हैं गुरुजी? औंधिया कहलाते हैं। झील में प्राचीन स्तंभ है जिन्हें क्या कहते हैं? औंधिया। कितनी नहरें इस झील से निकाली गई? 2। यानी 2 नहरें दोस्तों निकाली गई, एक श्यामा और एक भाटा। इसे श्यामपुर, इसे भाटपुर भी कहते हैं। ये नहरें 1900 कितने में? 50 में निकाली गई।
और इसी के किनारे चित्रित हवा महल स्थित है। चित्रित क्या है? हवा महल। जय संबंध एक अभ्यारण्य भी है, और जय संबंध अभ्यारण्य जिसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती, तो ये भी वर्तमान में किस जिले में आ चुका है? सलूम्बर जिले में आ चुका है। ये भी वर्तमान में किस में आ गया? सलूम्बर में। अब आगे देखते हैं आगे और क्या जी के इसका है, तो करते चलिए नोट। ये पहला बिंदु था इसको लेके। अब हम दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, यानी दूसरे बिंदु की दोस्तों करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसका क्या कुछ इतिहास, सलूम्बर का क्या जानते हैं, कुछ इतिहास जानते हैं। देखिए सलूम्बर का क्या इतिहास था समझ लीजिए, यानी सलूम्बर के इतिहास के बारे में क्या चीज आपको याद रखनी है। तो इसका इतिहास क्या है? इतिहास किसका? इतिहास सलूम्बर का है ना। ये सलूम्बर जो है, इस सलूम्बर का क्या इतिहास है सर? तो बिल्कुल सलूम्बर, इसका आप इतिहास जानिएगा। इतिहास, ठीक। सलूम्बर का क्या इतिहास है सुनिएगा। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि ये जो मेवाड़ है, ध्यान देना मेरी बात पर, मेवाड़ रियासत प्राचीन समय में रियासत कौन सी? मेवाड़ जो रियासत थी प्राचीन समय में, ये मेवाड़ रियासत प्राचीन समय की रियासत कौन सी? मेवाड़ रियासत। और इस मेवाड़ रियासत में कहा जाता है किनका? गुइलों का यानी सिसोदियाओं का शासन था। इस मेवाड़ रियासत के एक बार राजा बने थे कौन? राणा लाखा। इतिहास पर पहुंच जाइए, राणा लाखा। राणा लाखा एक बार इस क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, राणा लाखा। आपको पता होना चाहिए राणा लाखा कब से कब तक शासक बने हैं। राणा लाखा कब से कब तक शासक बने हैं, फटाफट बताइए। राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने, कब से कब तक बने? नहीं आता है। राणा लाखा याद रखना 1300 कितने 82 से लेकर के और 1400 कितने 21 तक, यानी क्या बने थे दोस्तों? शासक रहे थे मेवाड़ के। अब राणा लाखा जो हैं, इनके एक पुत्र था। राणा लाखा के क्या था? एक पुत्र था, और पुत्र का नाम क्या था? कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा इनके पुत्र का नाम था, याद रखिएगा। कुंवर चूड़ा, एक चूड़ा मारवाड़ में भी था, जोधपुर में। मैं इनके पुत्र की बात कर रहा हूँ, कुंवर चूड़ा इनका पुत्र था। अब क्या हुआ? इस राणा लाखा की वृद्धावस्था में हंसाबाई से क्या हो जाती है? शादी। यानी वृद्धावस्था में, कैसी अवस्था में? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में इनकी एक और क्या होती है? शादी होती है दोस्तों। अब वृद्धावस्था में जब इनकी शादी होती है, तो वो किससे होती है? मारवाड़ यानी जोधपुर के, मारवाड़ जोधपुर की किससे होती है? हंसाबाई से। हंसाबाई से इनका क्या हो गया? विवाह। हंसाबाई से दोस्तों जब इनका विवाह हुआ, तो हंसाबाई ने क्या रखी थी? एक शर्त रखी थी। हंसाबाई ने क्या रखी थी? एक शर्त रखी थी। और वो क्या शर्त थी हंसाबाई की? हंसाबाई की शर्त थी राणा लाखा के लिए कि तुम्हारे तो पहले से ही एक पुत्र है कुंवर चूड़ा, अब मैं तुमसे शादी तो कर रही हूं, पर मेरी एक शर्त ये रहेगी कि मेरी होने वाली संतान को ही तुम क्या बनाओगे? शासक बनाओगे। होने वाली संतान को क्या बनाओगे? शासक। यानी शर्त किसकी थी? उत्तराधिकार को लेके शर्त थी। उत्तराधिकार को लेके इसकी क्या थी? शर्त थी। और याद रहे कि हुआ क्या था, इसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये शर्त रखी गई, तो राणा लाखा जो है उसने अपने पुत्र से कहा, किससे? कुंवर चूड़ा से। बोला बेटा चूड़ा, बुढ़ापे में मेरी शादी हो रही है, लेकिन हंसा की एक शर्त है कि वो कहती है कि मेरी होने वाली संतान को तुम उत्तराधिकारी यानी राजा बनाओगे, इस शर्त पे मैं शादी कर सकती हूँ। तो दोस्तों कहते हैं कि राणा लाखा से उनके पुत्र कुंवर चूड़ा ने कहा कि चिंता मत करो पिताजी, तुम तो बुढ़ापे में शादी करो, आबा तो राज्य दूसरी जगह भी ले लेंगे, लेकिन तुम्हारी वृद्धावस्था में कोई सगाई वगाई नहीं होगी। और इसने क्या की? कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की। क्या ली थी? भीष्म प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने। ये प्रतिज्ञा ली कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर कभी बैठूंगा ही नहीं, मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा।
इसीलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का पता है क्या कहा जाता है? मेवाड़ का दोस्तों क्या कहते हैं? भीष्म पिता कहते हैं। मेवाड़ का क्या कहते हैं? भीष्म पिता के नाम से भीष्म पिता इन्हें कहा जाता है। यानी मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं कौन? कुंवर चूड़ा, क्योंकि इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठूंगा ही नहीं, तुम तो शादी करें। लेकिन याद रखना, राणा लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया और उन्होंने जन्म दिया मोकल को, फिर मोकल के बाद में होंगे कुंभा, और ऐसा ही हुआ 1400 कितने में 21 में शासक कौन बने? मोकल, जो 1400 कितने तक शासक रहे थे? आगे 33 तक रहे थे, है ना, 33 तक रहे थे। तो ये मोकल ही शासक बने, लेकिन कुछ शर्तें थी। कुंवर चूड़ा जो है उसके लिए भी कुछ पावर दिए गए। भाई आप जानते हैं ऐसा तो होगा नहीं कि इसको कुछ पावर ही नहीं मिले, तो क्या पावर दिए गए? इसने कहा कि मेवाड़ की गद्दी पर हम कभी भी नहीं बैठेंगे, कुंवर चूड़ा ने कहा। अब क्या पावर मिले? पावर ये मिले कि मेवाड़ जो है, क्या मेवाड़, इस मेवाड़ में याद रखें राणा लाखा ने कहा कि मेवाड़ में ए श्रेणी की जागीरों में से एक जागीर इनको दे देते हैं। तो मेवाड़ में ए श्रेणी की जागीरों में से जागीर थी, भाई ये राजा तो बनेंगे नहीं, तो ए श्रेणी की जागीरों में एक जागीर थी, कौन सी? सलूम्बर। अब आ जाओ आप उसी इतिहास को जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। सलूम्बर जागीर इसको मिल गई। इनको कौन सी जागीर मिल गई? सलूम्बर जागीर मिल गई। ए श्रेणी की जागीर, ये इस पे तुम जागीरी करोगे। दूसरी बात, जब भी मेवाड़ के राजाओं को कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले हमें बुलाएंगे। तीसरी बात, इनकी जो सेना होगी, सेना मेवाड़ के राजा जो होंगे उनकी जो सेना होगी, यानी इनके बाद मोकल बनेंगे, मोकल की सेना गठित होगी। अब सेना गठित होगी तो सेना में जो आगे का भाग होता है ना सेना का, क्या कहते हैं? हरावल। हरावल भाग का नेतृत्व हम ही करेंगे, है ना। तो याद रखना, सेना में किस भाग का? हरावल भाग। हरावल भाग का क्या करेंगे? हरावल भाग का नेतृत्व ये भी इनको दिया गया। यानी ये श्रेणी का सलूम्बर ठिकाना दिया गया और कहा गया कि जो हरावल भाग होता है सेना में, मेवाड़ के राजा हम कभी बनेंगे नहीं, लेकिन मेवाड़ के राजाओं की सेना जो होगी उस सेना में आगे हमारी सेना रहेगी, यानी हम उस पर रहेंगे। एक और क्या शर्त थी? वो शर्त ये थी दोस्तों कि कभी आपसी विवाद अगर हो जाए, क्या हो जाए? आपसी विवाद अगर हो जाए ना, आपसी विवाद, याद रखना, राजाओं में आपसी विवाद हो जाए कि भाई मैं राजा बनूं कि मैं बनूं, तो उसका फैसला हम करेंगे। फिर हमको बुलाना पड़ेगा सलूम्बर ठिकाने से, हम निर्णय करेंगे, हम जिसके तलवार बांधेंगे उसी के बांधेंगे। हुआ था ना उस समय महाराणा प्रताप और जगमाल में लड़ाई हुई, जगमाल और महाराणा प्रताप में लड़ाई हुई थी। उस समय वो कृष्णदास चूंडा ही तो था वो, क्योंकि ये तो उसने क्या तलवार बांध के महाराणा प्रताप को क्या बना दिया? शासक बना दिया। और हम जो बना देंगे वो बना ही देंगे, इतना पावर तो मिलना चाहिए, क्योंकि राजपाट त्याग रहे हैं। बोला ठीक है, ये पावर इनको मिला। आपसी विवाद और उत्तराधिकार तुम्हारा जो होगा वो हम करेंगे, यानी हमारे हाथों से होगा, राज तिलक वगैरह। तो इस तरह की कुछ क्या थी? शर्तें थी। अब चूड़ा के जो वंशज थे सलूम्बर में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? सलूम्बर में रहने लगे, और ये चूंडावत कहलाए। क्या कहलाए? चूंडावत कहलाए दोस्तों, सलूम्बर में जो रहे चूंडावत। तो ये एक सवाल बनता है बहुत अच्छा कि मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन करते थे? चूंडावत करते थे। चूंडा जो था ना सलूम्बर में रहने लगा, तो इनके जो भी वंशज हुए आगे वो सब चूंडावत कहलाए। एक तरह का ये गोत्र बन गया, चूंडावत, है ना। तो चूंडावत जो है वो मेवाड़ में किस भाग का नेतृत्व करते थे? आप बताएंगे। हरा मेवाड़ की सेना में हरावल कहते हैं सेना में आगे वाला भाग, चंदावल कहते हैं सेना में पीछे वाला भाग, ठीक है। तो उसका नेतृत्व करते थे कौन? चूंडावत। अब देखो यहाँ एक कहानी में आपको इतिहास की सुना रहा हूं, सुनिएगा। हाड़ा रानी चूंडावत
अब सुनिए चूंडावत के विषय में। देखो एक बार क्या हुआ दोस्तों कि मेवाड़ जो है, क्या मेवाड़, इस मेवाड़ के बताओ शासक कौन बन जाते हैं? एक बार इस मेवाड़ के शासक बनते हैं कौन? राज सिंह। कौन शासक बनते हैं दोस्तों? राज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, जो कि 1652 से लेकर के और 1680 तक मेवाड़ के शासक रहे। और राज सिंह जिस समय मेवाड़ के शासक बने थे ना, तो इनका याद रखना, इनके समय दिल्ली में, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इनके प्रबल विरोधी कौन थे? तो दिल्ली में याद रखें इनकी औरंगजेब से विरोध नीति थी। कौन थे? औरंगजेब। ये दिल्ली में थे दोस्तों, औरंगजेब है ना, जो 1600 कितने 58 से लेके 1700 कितने 7 तक दिल्ली संभाले थे। कौन? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब थे दिल्ली में। राज सिंह मेवाड़ के राजा थे। अब राज सिंह जो थे वो क्या है, चारुमती, किशनगढ़ की। किससे? चारुमती। कहाँ की थी चारुमती? किशनगढ़ की। किशनगढ़ की, किशनगढ़ की किससे? चारुमती। कौन थी दोस्तों? चारुमती। इस चारुमती से याद रखना क्या करते थे? प्रेम करते। चारुमती से क्या करते थे? ये प्रेम करते। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से प्रेम करते कौन? राज सिंह। लेकिन चारुमती को चाहता था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने कभी चारुमती को देखा होगा तो इसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। एक चारुमती चाहने वाले दो, एक म्यान में दो तलवार थोड़ी जाएंगी, है ना। तो चारुमती बड़ी चिंतित रहती और चारुमती ने किससे राज सिंह को पत्र लिख करके कहा कि अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती हूं कि मैं मुगलों के साथ शादी करूं, तो अगर तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी बना लो। ऐसा उन्होंने कहा था। यानी ये जो है कौन? औरंगजेब। ये औरंगजेब मुझे देखता है, मुझको मुड़ मुड़ के देखता है कोई, होता है ना, मुझको मुड़ मुड़ के देखता है कोई। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, हम तुझको भगा लाएंगे तेरे घर से, तेरे बाप के घर से। जाले में सित मगर है वो प्रेम का दुश्मन, बनने नहीं दे रहा है तुझको मेरी दुल्हन, हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर के। तो इस तरह इनमें बातें हुई। अब दोस्तों ऐसा कहते हैं, सुनिएगा ध्यान लगाएं, ऐसा कहते हैं कि और राज सिंह दूल्हा बन गए। राज सिंह दूल्हा बन करके किशनगढ़ चारुमती को पाने के लिए जा रहे हैं। इधर से औरंगजेब दूल्हा बन करके चारुमती को पाने के लिए जा रहे हैं। एक घर पे दो बारातें कैसे जाएंगी? मामला ही गड़बड़। तो अब राज सिंह ने क्या कहा, ये जो है राज सिंह का पता लगा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने सेना तैयार की कि राज सिंह को रोको रास्ते में। राज सिंह चारुमती को विवाह करके और अपने घर लाना चाहता है, रोकी उसको औरंगजेब, बड़ी सेना लेकर के आ रहा है। अब इधर भाई साहब ये तो सेना लेकर के आ रहा है, रोकेगा, ये तो रोकेगा, लेकिन ये तो दूल्हा बन करके शादी करने जा रहे हैं। अब ऐसे में लड़ाई लड़ेंगे, दूल्हा शादी करे, तो फिर इसने क्या किया, सेना तैयार की अपनी। क्या? सेना। और इसने जो सेना अपनी तैयार की, याद रखें वो सेना। अब आप जानते हैं सेना में आगे के भाग को कौन संभालते थे? क्योंकि राजा कहाँ का था? मेवाड़ का। अग्रभाग क्या होता है? हरावल। और मैंने आपसे कह ही दिया कि हरावल भाग का नेतृत्व कौन करते थे, बताओ। तो सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन करते थे? चूंडा करते थे, चूंडावत करते थे। अब उस समय ये चूंडावतों के वंशजों में इस टाइम कौन थे? इस टाइम थे कौन? रतन सिंह चूंडावत। कौन थे भाई? रतन सिंह चूंडावत थे, याद रखना। रतन सिंह क्या? चूंडावत। रतन सिंह चूंडावत की भी बेचारे की शादी हुई थी, रतन सिंह की शादी हुई थी। और रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी कौन थी? सहल कंवर। कौन थी? सहल कंवर।
सैल कमर जो बूंदी की थी इनकी पत्नी थी, याद रखें। इसकी भी तो बेचारे की क्या हुई थी, शादी हुई थी। इसकी पत्नी कौन थी, सहल कमर इसकी पत्नी थी। अब जिम्मेदारी थी, मेवाड़ का राजा जा रहा है चारुमती से विवाह करने, कह रहा है कि भाई हरावल भाग को संभालने वाले रतन सिंह चूंडा आराम से एक काम करो, मैं इधर प्रस्थान करता हूं और तुम औरंगजेब की सेना को क्या करोगे, रोकोगे। तब तक 7 फेरे पड़ जाएं, बस 7 फेरे तक रोक लेना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तुम इसे रोकेंगे, जिम्मेदारी थी इसकी, तो शादी हुई थी। तो अब इसने जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं जा तो रहा हूं, मेरी तुझसे अभी शादी हुई है सैल कमर से, और अभी मुझे युद्ध में भेजा जा रहा है, वहां मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो कहते हैं दोस्तों कि ये जो सहल कमर है, इसने कहा कि तुम्हें मेरी याद आएगी तो मैं तुम्हें एक निशानी दे देती हूँ। अब इसको नहीं पता कि ये क्या निशानी मुझे देने वाली है, और उसने तलवार निकाली, क्योंकि वो छत्रानी थी। उसको लग रहा था कि मेरी वजह से अगर मेरा पति ये युद्ध नहीं कर पाया तो राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की भूमि फिर कैसे कहलाएगा। तो याद रखें, सहल कमर जो थी तलवार निकाली और अपनी गर्दन काट के, और कहती रही कि मैं गर्दन काट रही हूं, जितने में तो रोक पाए तब तक तो काट दी। कहा बोला ये गर्दन है, इसको ले जाओ युद्ध भूमि में। तब इनकी वो मेघराज मुकुल कवि है ना, कवि कौन, मेघराज मुकुल ने पंक्तियां लिखी हैं, मेघराज मुकुल ने पंक्तियां लिखी हैं, याद रखना कवि कौन, मेघराज मुकुल। इनकी एक कविता है मेघराज मुकुल की, क्या है एक रचना, कौन सी, सेनानी। याद रखना, सेनानी नामक इनकी एक रचना है मेघराज मुकुल की, और वो इन्हीं के ऊपर है। और इसमें इन्होंने लिखा है क्या कि चूंडावत मांगी सेनानी, सेनानी का मतलब होता है निशानी, सेनानी का मतलब क्या है, निशानी। चूंडावत मांगी निशानी, सिर काट दे दियो छत्रानी। तो ये जो कहावत चलती है वो यहाँ से चलती है। मेघराज मुकुल ने ये लाइनें लिखी हैं, और ये वो राजस्थान की हाड़ा रानी थी जिसने अपने पति को क्यों क्या सिर काट के दे दिया। तो ये हाड़ा रानी, इसको पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। अब इस हाड़ा रानी का पहले संबंध कहाँ से बताते थे, उदयपुर जिले से, अब कहाँ से बताना है, सलूम्बर। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूं कि हाड़ा रानी का संबंध वर्तमान में किससे हो जाएगा, सलूम्बर से हो जाएगा। हाड़ा रानी का संबंध वर्तमान में किससे होगा, सलूम्बर से होगा, याद रखना। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखिएगा और क्या क्या इतिहास इसका बनेगा, तो आगे नेक्स्ट देखिए, आगे पढ़ते हैं। अब ये चीज देखें, आगे नंबर 3, बिंदु नंबर कौन सा, 3, 3rd नंबर पे देखिएगा, तीसरा बिंदु सुने। तो इस तरह से आप इस चीज को नोट कर लीजिए बना करके, हाड़ा रानी शॉर्ट में, क्योंकि ये कहानी तो मैंने आपको बता दी। हाड़ा रानी कौन कौन थी, सहल कमर, सहल कमर है ना, और किसकी, रतन सिंह चूंडावत की पत्नी, रतन सिंह चूंडावत की पत्नी है ना, जिनका संबंध किससे है, किससे है, सलूम्बर से है। आगे देखें, यहाँ एक सराडा क्या है, जेल है। सराडा जेल बड़ी फेमस जेल है, सराडा जेल दोस्तों बड़ी फेमस जेल है। सराडा जेल जो है वर्तमान में अभी ये किस में आ चुकी है, सलूम्बर जिले में आ चुकी है। कौन सी जेल, सराडा जेल, किस में आ गई है बताओ, सलूम्बर में। ये जो सराडा जेल है वो वर्तमान में कहाँ आ गई है, सलूम्बर में आ गई है। सराडा जेल को क्या कहते हैं, काले पानी की जेल कहते हैं, काले पानी, काले पानी की जेल, यानी काले पानी वाली सजा जो अंडमान निकोबार में दी जाती वहां, तो काले पानी की जेल कहलाती है। कौन सी जेल, सराडा जेल, मेवाड़ के अंतर्गत है। ऐसा सराडा जेल, ऐसा कहते हैं कि इस जेल में 1857 की जो क्रांति के समय है ना, किसको, भूरे लाल, किसको दोस्तों, भूरे लाल बयां को, भूरे लाल बयां को इसमें क्या करके रखा, कैद किया। भूरे लाल बयां को कैद किया गया, बयां को कैद किया गया। तो भूरे लाल बयां को कैद किया गया है कौन सी जेल में, सराडा जेल में। काले पानी की
जेल कहलाती है, सराडा जेल। और भूरे लाल बयां को इसमें क्या करके रखा था, कैद करके रखा था। अगला देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अगला बिंदु, अगला बिंदु देखिए चौथा बिंदु, ध्यान दें। तो नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं अगले नंबर पे, तो ये जो है आप पढ़ रहे थे इसमें कौन सा, सराडा इसमें पढ़ रहे थे। यानी कितनी, बता फटाफट, कितने उपखंड थे इसमें, सेमारी, सराडा और सलूम्बर, उसके बाद में लसाड़िया, लसाड़िया ना। ये जो सराडा है याद रखना, क्या सराडा, ये सराडा जो है यहाँ वर्तमान में जैसे जो पढ़ते थे ना, कौन सी जनजाति, कथौड़ी, कथौड़ी जनजाति का, ये कथौड़ी जनजाति का निवास स्थान, कथौड़ी जनजाति। देखो कथौड़ी जनजाति को पहले हम उदयपुर में बताते थे, है ना, सराडा कहाँ बताते, उदयपुर में। अब कथौड़ी जनजाति आपको कहाँ बतानी है, सराडा में। कथौड़ी जो है याद रखें, यह करते क्या है, यह खैर से क्या बनाते हैं, कत्था, खैर से कत्था बनाते हैं दोस्तों, खैर से कत्था बनाने वाली जाति है। इस जाति में याद रखना है महिलाएं जो है ना, महिलाएं हैं, ये महिलाएं मराठी अंदाज में, कौन से अंदाज में, महिलाएं मराठी अंदाज में क्या पहनती हैं, साड़ियां, मराठी अंदाज में साड़ियां पहनती हैं। और इन साड़ियों के पहनने को, इन साड़ियों क्या कहते हैं, फड़का, क्या कहा जाता है बताओ, फड़का कहा जाता है। मराठी अंदाज में साड़ियां पहनती हैं जिसे क्या कहा जाता है, फड़का कहा जाता है दोस्तों। कथौड़ी जो जनजाति है, इस जनजाति में, कथौड़ी जनजाति में होली नृत्य, इस जनजाति का ये नृत्य होली नृत्य याद रखना, कथौड़ियों का नृत्य है। इनका एक नृत्य कौन सा, मावलिया नृत्य, कौन सा नृत्य है, मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य, ये इनका नृत्य है। इनका एक और नृत्य लीलन नृत्य, कौन सा। तो इस तरह से याद रखें इनके ये नृत्य, किनके, कथौड़ी जनजाति के। तो कथौड़ी जनजाति सराडा, और सराडा कहाँ है, सलूम्बर जिले में है, सराडा कहाँ है, सलूम्बर जिले में है, इसमें है। तो ये कथौड़ी जनजाति यहाँ पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आपको अगला बिंदु, अगला पांचवा लसाड़िया, क्या पढ़ रहे थे अपन, लसाड़िया। तो लसाड़िया याद रखें, लसाड़िया। अब यहाँ पर क्या है, लसाड़िया, लसाड़िया, लसाड़िया को लेकर के कई सवाल बन सकते हैं, लसाड़िया को लेकर कई सवाल बन सकते हैं। क्या क्या सवाल लसाड़िया को लेकर के बनने हैं, तो देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपका बनेगा कि लसाड़िया का क्या एक पठार भी है, लसाड़िया, लसाड़िया का क्या है, ये पठार है, पठार है जो कहाँ पर है, जयसमंद, जयसमंद झील के, जयसमंद झील के पूर्वी, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, भाग में है। और ये लसाड़िया का पठार कैसा पठार है, कटा फटा पठार है, याद रखना, कटा फटा क्या है, ये पठार है। तो लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया आंदोलन भी हुआ, कैसा आंदोलन, लसाड़िया, बताओ फटाफट मुझे, लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया, लसाड़िया आंदोलन जनजागृति करने के लिए, यानी जनजातियों में जनजागृति हेतु। तो लसाड़िया आंदोलन फटाफट बताइए किसने चलाया, लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया, चलो बताएं। डूंगरपुर में कौन से संत हैं, डूंगरपुर से जिनका संबंध है, फटाक से बताइए, हिंट दे दी मैंने, डूंगरपुर से जिनका संबंध, और बताइए। तो याद रखें ये संत मावजी ने, किसने चलाया, संत कौन थे, मावजी, संत मावजी, मावजी,
इनके द्वारा ये चलाया गया दोस्तों संत मावजी। अब संत मावजी जो है, संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, फटाफट बताओ। निष्कलंकी, वेरी गुड, निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। और संत मावजी ने जो भी एक पुस्तक लिखी, इनकी बुक कौन सी थी, वाणियों का संग्रह चौपड़ा, कौन सी थी, चौपड़ा इनकी वाणियों का क्या है, संग्रह है। तो संत मावजी ने लसाड़ी आंदोलन चलाया, यानी जनजातियों को क्या करने के लिए, जागृत करने के लिए आंदोलन चला गया। जन जागृति हेतु, जनजातियों को क्या करने के लिए, जागृत करने हेतु, जनजातियों को जागृत करने हेतु यह आंदोलन चलाया। जागृत करने हेतु याद रखें, यह आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक बार मैं पूरा का पूरा 2 मिनट में रिपीट करता हूं जहां से आपने पढ़ा है। देखिएगा, नोट किया सबने? चलो ये 2 मिनट में मैं करता हूं पूरा का पूरा रिपीट, देखें। तो सबसे पहले आज आपने जो पढ़ा है, ऊपर से ही लेते हैं एक एक बिंदु को, क्या क्या चीजें हमने आज पढ़ी हैं। तो ये हमने देखें, सलूम्बर है ना, इसको लेकर के आपने की थी क्या चर्चाएं, यानी आपने पढ़ा है आज क्या दोस्तों, ये देखते चलिए एक एक को मैं, हाँ फटाक से बता रहा हूँ एक एक बिंदु को। तो ये आज आपने पढ़ा है उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग है ना, उदयपुर संभाग प्रारंभिक 5 संभागों में ही था, जो 30 मार्च 1949 को ही बन चुका था। वर्तमान में इसमें जिले कितने हैं, 5। ट्रिक कैसे याद रखोगे, सभी ऊंची राजगद्दी लो, सभी ऊंची राजगद्दी लो, से सलूम्बर, भी से भीलवाड़ा, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़गढ़, राज से राजसमंद। जिस समय ये संभाग बना हीरालाल शास्त्री सीएम थे। अब इनमें नवीन जिला कौन सा है, सलूम्बर अलग हुआ है उदयपुर से। लेकिन याद रखना, आपने पढ़ा है कि बांसवाड़ा जो 8वें नंबर का संभाग बना है, 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और क्या, प्रतापगढ़। एक बांसवाड़ा है, एक डूंगरपुर है और एक क्या, प्रतापगढ़। ये अगर आपको याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना, क्या, बीड़ी पी, सिगरेट मत पिया करे, क्या पी, बीड़ी पी। अब इनकी सबकी ई हटा दो, वैसे बांसवाड़ा, जैसे डूंगरपुर, पैसे प्रतापगढ़, है ना। तो ये याद रखें, ये आते हैं किसमें, इस संभाग में। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखें आप, फिर हमने सलूम्बर जिला पढ़ना चालू किया था, यानी नया जिला जो उदयपुर संभाग में है, सलूम्बर अलग हुआ है उदयपुर से, गठन हुआ 7 अगस्त 2023 में। सलूम्बर किन के समय बना, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत थे। सलूम्बर के पड़ोसी जिले कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, यानी 4 पड़ोसी जिले हैं। सलूम्बर ना ही तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही अंतरराज्यीय, यानी अंतर्वर्ती जिलों में शामिल होता है। सलूम्बर जिले में 4 उपखंड है और 5 क्या हैं दोस्तों, तहसील हैं। अब देखिएगा कौन कौन से उपखंड है और कौन कौन सी तहसील है। तो सलूम्बर खुद उपखंड भी है, तहसील भी है, लेकिन इसमें एक जल्लारी तहसील और है, सराडा उपखंड भी है, तहसील भी है, सेमारी उपखंड भी है, तहसील भी है, लसाड़ी उपखंड भी है, तहसील भी है। अब एक एक इसका बिंदु हमने पढ़ा। जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ है वर्तमान में, सलूम्बर जिले में। जयसमंद झील याद रखें, ये झील का निर्माण, जयसमंद जो झील है, झील का दोस्तों जो निर्माण हुआ वो 1687 से 91 के बीच हुआ। निर्माता कौन थे गुरुजी, इसके निर्माता कौन थे, याद रखें। तो झील के निर्माता थे कौन, जय सिंह। इसका मूल नाम क्या है या प्राचीन नाम, तो वो है ढेबर। गोमती नदी के जल को रोक करके बनाई गई थी। यह राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछे तो पुष्कर है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक में पुष्कर है, कृत्रिम में जयसमंद है। इसमें 60 टापू हैं जिन पर मीना और भील जनजाति निवास करती है। सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा, तो सबसे छोटे को क्या कहते हैं, प्यारी। लेकिन एक टापू है बाबा का मगरा, इस पर आइसलैंड ऑफ रिसोर्ट होटल बना हुआ है।
आगे देखें, ये जो जयसमंद झील है इसमें 6 कलात्मक छतरियां हैं, प्राचीन स्तंभ है जिन्हें औंधिया कहा जाता है। 2 नहरें 1950 में निकाली गई, श्यामा और भट्टा यानी श्यामपुर और भाटपुर को। इसके किनारे चित्रित हवा महल स्थित है। और जयसमंद अभ्यारण्य जो है वो इसी किस में है, सलूम्बर जिले में है, इसी में ये झील आती है जयसमंद अभ्यारण्य में। जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की क्या कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हमने जो पढ़ा आगे वो पॉइंट नंबर 2 पढ़ा और वो था सलूम्बर का इतिहास। सलूम्बर याद रखें, सलूम्बर देखिए, सलूम्बर में सोनारी अंतिम अंतिम कौन हुए, यहाँ भीलों का शासन था, क्योंकि चूंडावत बनते थे वो, है ना, चूंडावत बनते थे। तो ये अंतिम जो थे दोस्तों, यहाँ अंतिम भील जो कौन थे, सोनारा, कौन थे, सोनारा थे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सलूम्बर को सोनारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राणा लाखा के समय से ये ए श्रेणी का ठिकाना था जो कुंवर चूड़ा के लिए दिया गया था। याद रखें, ये सेना में, मेवाड़ के राजाओं की सेना में अग्रभाग जिसे कहते हैं हरावल का नेतृत्व करते थे। हाडी रानी का संबंध भी किससे है, सलूम्बर से, है ना, हाडी रानी। और उसके बाद में फिर आपने आगे पढ़ा, देखिए नेक्स्ट आगे हमने सराडा जेल, यानी ये कहाँ पर है दोस्तों, सलूम्बर में, काले पानी की सजा के लिए, है ना, जानी जाती है, काले पानी की जेल कहते हैं। भूरेलाल भैया को इसी में कैद करके रखा गया, किसको, भूरेलाल भैया को। एक चीज और सुने, यहाँ के ये जो है सलूम्बर जो ठिकाना था दोस्तों, कौन सा ठिकाना, सलूम्बर। ये जो सलूम्बर ठिकाना है, ये इस सलूम्बर ठिकाने के 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो केसरी सिंह थे। और जब मेवाड़ के राजा ने, केसरी सिंह, मेवाड़ के राजा उस समय कौन थे, स्वरूप सिंह, क्रांति के समय, तो स्वरूप सिंह ने इनसे कहा कि तुम अंग्रेजों का साथ दो, तो केसरी सिंह ने साथ देने से क्या कर दिया, मना। भविष्य में क्रांति को लेकर सवाल आ सकता है, क्रांति के समय थे केसरी सिंह। आगे देखेंगे, सराडा कथोड़ी जनजाति का क्या है, निवास। खैर से क्या बनाती है, कत्था। और महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ियां पहनती हैं, जिन्हें कहते हैं क्या, हड़का, है ना। होली नृत्य, मावलिया और इस तरह से लीलन इत्यादि नृत्य करते हैं। लसाड़िया का पठार और लसाड़िया आंदोलन हुआ है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो कटा पठार माना जाता है। लसाड़िया आंदोलन संत महावजी ने, इनकी पुस्तक है चौपड़ा निष्कलंकी संप्रदाय जिन्होंने चलाया। जनजातियों में जागृत करने के लिए जनजातियों को इन्होंने ये आंदोलन दोस्तों चलाया था। तो इस तरह आज हमने ये पढ़ा है, कौन सा है, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में आने वाला नवीन जिला कौन सा, हाँ, सलूम्बर जिला आपने पढ़ा है ना, सलूम्बर जिला पढ़ा है। तो देखिए इसी तरह से आप इनको लिखते चलिएगा। और आप ये देख रहे हैं दर्पण क्लास से करौली का यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे। तो तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।